शांति नगर कॉलोनी। 3 घर अगल बगल हैं। कहते हैं औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, या शायद ये समाज का बनाया हुआ झूठ है। शांति नगर में शांति छोड़कर सब कुछ था। 3 घर, 3 कहानियां और 3 सुलगते हुए ज्वालामुखी। कहानी शुरू होती है राजेश्वरी देवी से, जो सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही थी और सामने टेबल पर चाय ठंडी हो रही थी। मीरा दौड़ती हुई आती है। माँ जी, वो नाश्ता तैयार है। थोड़ी देर हो गई, वो गैस खत्म हो गई थी तो सिलेंडर बदल रही थी। सिलेंडर बदल रही थी या मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही थी? 8 बज चुके हैं मीरा। तुझे मालूम नहीं कि राजेश्वरी देवी की चाय 7:55 पर टेबल पर होनी चाहिए। ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप का वो क्या कहते हैं उसे, झोपड़ा नहीं। सांस तो ऐसे चढ़ा रखी है जैसे मर ही जाएगी। अरे कलमुही, मरती क्यों नहीं है? इतनी डिग्रियां कर ली और घर गृहस्थी में फिर भी नील बट्टे सन्नाटा है। माँ जी प्लीज, 5 मिनट ही तो देरी हुई है। आप खानदान और मेरी पढ़ाई लिखाई को बीच में क्यों ला रही हैं? बस जुबान लड़ाती है बदतमीज। जिस खानदान से तुम आई हो वहां 5 मिनट की कीमत नहीं होगी, यहां हर मिनट की कीमत है। ये ठंडी चाय। राजेश्वरी चाय का कप उठाती है और जमीन पर फेंक देती है। चलो साफ करो इसे, और याद रखना, और अपनी कचरा पट्टी मेरे आगे मत दिखाना। ना ही आज शाम की किटी पार्टी में अगर तुमने वो सस्ती वाली साड़ी पहनी, तुम्हारी माँ ने जो दी थी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे क्लास चाहिए, कचरा नहीं। मीरा रोते हुए कांच के टुकड़े चुनने लगती है, तभी उसकी उंगली कट जाती है। खून निकलता है, लेकिन राजेश्वरी को कोई असर नहीं पड़ता और वो मुड़कर चली जाती है। जहां राजेश्वरी के घर में एक पढ़ी लिखी बहू की भी कोई इज्जत नहीं थी, तो बिना पढ़ी लिखी बहू की क्या ही इज्जत होगी। अब बारी थी मकान नंबर 2 कांता के घर की। एक आम से घर में टहल रही कांता बुआ अपनी कमर से चाबियों का गुच्छा निकालती है और उसकी बहू सुमन हाथ में आटा गूंदने की थाली लिए खड़ी है। कितना आटा लिया है तूने? दिखा मुझे। माँ जी बस 3 कटोरी। घर में 6 लोग हैं तो इतना तो चाहिए ही ना। 3 कटोरी? अरे क्या लंगर खोल रखा है? तेरे बाप ने भेजा है क्या इतना राशन? रोज जब 2 कटोरी बनता है तो आज 3 कटोरी क्यों? मगर आज घर में 2 लोग भी तो एक्स्ट्रा हो गए ना माँ जी। अगर 2 कटोरी आटा ही इस्तेमाल करेंगे तो फिर लोग भूखे रह जाएंगे। देख सुमन, कान खोलकर सुन ले। मेरे बेटे की कमाई पर डाका डालना बंद कर दे। 2 कटोरी बहुत है। खुद चाहे भूखी रहे, पर राशन महीने भर चलना चाहिए, समझी? पर माँ जी, कल रात भी मैंने खाना नहीं खाया था। मुझे तो चक्कर भी आ रहे हैं, पर फिर भी मैं खाना अपने लिए नहीं, आप सबके लिए बना रही हूँ ना। हाँ, खाना खत्म हुआ था तो परसों के बासी चावल पड़े तो थे, ठूस लेती। पर नहीं, तेरे भी तो नखरे हैं, बहाने हैं 100। और ये चक्कर कमजोरी से नहीं, तेरे मोटापे से आ रहे हैं। पर माफ करना माँ जी, इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। ओ ज्ञानचंद, अपनी सास को सिखाएगी कैसे खर्च करना है कैसे नहीं? तू तो खुद कामचोर है। चल अब दाल भी बना, और ये ले, ये रहा घी का डब्बा। सिर्फ आधा चम्मच डालना दाल में। अगर उससे ज्यादा डाला तो तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी। कांता घी का डब्बा धड़ाम से रखती है और चाबियां वापस खोस लेती है। सुमन अपनी सूखी कलाई और भूखे पेट को पकड़कर दीवार से टिक जाती है। ये कैसी कंजूसी है भला, जहां सास के प्रकोप में आकर बहू को पेट के गांठ बांधना पड़ता है। अब बारी थी घर नंबर 3 की। अपने लिविंग रूम में बैठी रिया फोन पर अपने पति आकाश से बात कर रही थी और उसकी सास गायत्री पास में बैठी स्वेटर बुन रही थी। उसके चेहरे पर इतनी शांत मुस्कान थी जैसे उसे जीवन का सारा सुख मिल गया हो। हाँ आकाश, आज शाम को फिल्म चले? बहुत दिन हो गए, हम कहीं बाहर नहीं गए। फिल्म का नाम सुनते ही गायत्री के कान खड़े हो जाते हैं। वो इशारे से रिया को बुलाती है। रिया बेटा, जरा इधर आना। रिया फोन होल्ड पर रखती है और खुश होकर अपनी मीठी छुरी सास के पास जाती है। जी माँ जी। बेटिया, पति पत्नी का घूमने फिरने जाना तो कितनी अच्छी बात है। वैसे भी तू सारा दिन इस बुढ़िया के साथ अकेली रहकर बोर हो जाती है ना, इसलिए घूमना फिरना चाहिए। वही तो माँ जी, मैं इनको भी तो यही कह रही थी। हाँ बेटिया, सही है। बस आकाश कल रात कह रहा था कि वो काम से बहुत थक गया है, सर में दर्द है। अब तुम उसे फिल्म के लिए घसीटोगी तो मना थोड़ी ना करेगा। बेचारा पत्नी का गुलाम जो ठहरा,
लेकिन उसकी सेहत, ऊपर से वहां पिक्चर हॉल में शोर भी कितना होता है ना। बाकी खैर तुम समझदार हो ही, मैं तो बस माँ हूं, मुझे तो चिंता होगी ही। वैसे भी अच्छी बहुएं पति को आराम देती है, सड़कों पर नहीं घुमाती। रिया का चेहरा उतर जाता है, वो गिल्ट से भर जाती है। हेलो आकाश, नहीं रहने दो, आज मेरा ही मन नहीं है, तुम घर आ जाओ और हाँ आकर आराम ही करना। और इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जब आकाश घर आएगा तो मैं कहूंगी कि रिया को तुम्हारे साथ वक्त बिताना पसंद ही नहीं, वरना ये घूमने फिरने के बजाय मुझे पोता देने पर ध्यान देती ना। बेचारी रिया कमरे में जाकर अकेली बैठकर ही रोने लगती है। याद ही नहीं आखिरी बार कब मैं और आकाश बाहर गए थे। ऊपर से रणबीर की मूवी लगी है। आकाश को तो मालूम है ना कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। सारा मूड ही ऑफ हो गया। मगर माँ जी की चिंता भी एक हद तक ठीक ही है। इधर बातों ही बातों में रिया का भी एनकाउंटर उसकी सास ने कर दिया था। वो कहते हैं ना, जो काम सुई कर सकती है वहां तलवार काहे चलानी। कॉलोनी में एक सुनसान पार्क था, जहां दोपहर में तो परिंदा भी पर नहीं मारता था। उधर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पत्थर की बेंच पर बैठी 3 बहुएं, मीरा, सुमन और रिया, वहां आकर मिलती है। बोले तो ये उनका छुपने का अड्डा है। मीरा की उंगली पर पट्टी बंधी थी, वहीं सुमन के चेहरे पर भूख और कमजोरी छाई हुई थी और रिया की आंखें रोने से सूजी हुई थी। इतने दिन बाद मिली है तीनों सहेलियां, बताओ सबका क्या क्या चल रहा है। मीरा के इस सवाल पर तीनों एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। क्या ही बताऊं फ्रेंड्स, बिजी इतनी रहती हूँ ना, कभी पति यहाँ ले जा रहा है, कभी सरप्राइज पार्टी डिनर, और शादी के बाद वाली डेट पर भी तो जाती हूँ, कैंडल शैंडल लाइट डिनर। और बताऊं तुमको, इन सब जगह मेरी सास ही मुझे समझा कर भेजती है। कहती है रिया बहू, जितना रोमांस उतने प्यारे बच्चे। ओह हाउ लकी रिया। मेरी छोड़ो, सुमन तू बता, तेरा क्या हाल चल रहा है। अगर अपना बता दिया तो मैं तो भूखी मर रही हूँ, तो ये दोनों तो मेरा मजाक ही बनाएंगी। नहीं नहीं, घर की पोल किसी के सामने नहीं खोलते हैं। अरे मेरा क्या बताऊं दोस्तों, पति सारा दिन किचन में घुसा रहता है, सास उसकी मदद में लगी रहती है। कहती है मेरी बहू को तो मैं अपनी खास रेसिपी वाले पकवान खिलाकर मोटा ताजा कर दूंगी, और उनका लाडला भी अपने हाथों से खिलाता है। मेरे लिए तो ऐसी मौज करके रखी है कि खाओ पियो ऐश करो। हैं? मगर सारा मोहल्ला तो कहता है कि कांता बुआ तो महा की कंजूसड़ी है, वो तुझे इतना खिला कैसे रही है। हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ और मीरा, तू भी तो अपनी सुना, ये चोट कैसे लगी तुझे। वो मैं चाय। 1 मिनट, जब ये दोनों अपने जीवन में इतनी खुश है तो मेरा दुख दर्द पीड़ा क्या ही समझेंगी। कहीं अपनी कहकर मैं बेचारी ना कहलवाने लगूं। ना मीरा, तू झूठी बोल दे, इनको कहाँ ही पता चलेगा। वो मैं तो कुछ बना रही थी तो मेरा हाथ जल गया। ओहो, नहीं बोल सकती मैं झूठ। सच तो यह है कि मेरी जिंदगी है झंड, एकदम झंड। और खबरदार जो मेरे लिए कोई भी बेचारा फील किया तो। नहीं हूं मैं बेचारी, मैं तो बेवकूफ हूं जो अपनी सब पढ़ाई लिखाई सब करियर छोड़कर इस चूल्हा चौकी में घुस गई। छी, नहीं है यार मेरी जिंदगी तुम जैसी मजेदार। मेरा तो सपना है कि तुम दोनों की जैसी जिंदगी है एक बार वैसी जी लूं। मीरा की बात सुनते ही रिया और सुमन मुंह फाड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और ये पट्टी ना इसीलिए बांध रखी है क्योंकि चोट लगी थी, और चोटें क्यों लगी वो भी जान लो। मेरी प्यारी जल्लाद सास को मैंने नाश्ता थोड़ा लेट दिया और चाय ठंडी हो गई थी, तो उसने अपनी सास वाली अकड़ का तीर चुभाया इसमें। सुन लिया तो मेरा सच, और उड़ा लो मेरा मजाक। उड़ा लो। मीरा, एक बात बोलूं, मैंने जो भी खोज खबर दी वो सब 100% झूठ थी। मैं पति का रोमांस तो दूर 1 मिनट का प्राइवेट पल भी नहीं हासिल कर पाती हूँ। मेरी चौकीदार सास पूरे दिन अपने बेटे के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती है और कहती है पोता दे पोता दे। अरे बेवकूफ औरत, तुझे इतना भी मालूम नहीं कि पोता हाथ पकड़ने से नहीं होता, तो अपने बेटे को अकेला तो छोड़। ऐसी तैसी में जाए मेरी सास की इमेज। अरे कंगली, भिकमंगी और कंजूसड़ी है मेरी सास, 1 नंबर की कंजूसड़ी। और बेटा उसका चमचा, जिसे मेरी सास खुद तो चम्मच भर भर के खाना खिला देगी, पर मेरी बारी आते आते खाना खत्म होने पर भी एक निवाला तक नहीं देगी। यार भूखी मर जाती हूँ मैं तो। तुम हालचाल छोड़ो, पहले मेरा टिफिन लाओ इधर। मीरा जी घर से टिफिन लाई थी, वो सुमन को देती है और सुमन उस पर टूट पड़ती है। तो मुझे लगा तू गली के भूखे जानवरों के लिए मंगाई होगी। फिलहाल तो यहाँ सबसे भूखी मैं ही हूँ, और इस कंजूसड़ी सास के साथ और रही तो जानवर भी बन जाऊंगी। तीनों बहुएं लाचार बेबस सी एक दूसरे की ओर देख रही थी।
क्या ये बहुएं अपनी सासों को अपने मन का कह पाएंगी? जानने के लिए देखिए काका टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुमन मीरा का टिफिन ऐसे साफ कर चुकी थी जैसे बरसों से भूखी हो। डिब्बे के कोने कोने से उंगली घुमाकर चाटते हुए उसने एक लंबी डकार ली। कसम से मीरा, तेरे हाथ में जादू है या मेरी भूख का कमाल। मजा आ गया। पर अब क्या? अब तो वापस उसी जेल में जाना है। वही ताने, वही बासी रोटियां। मीरा की आंखों में अब आंसू नहीं, एक अजीब सी आग थी। उसने सुमन के हाथ से खाली टिफिन लिया और जोर से बेंच पर पटका। नहीं, अब कोई जेल वापस नहीं जाएगा। मतलब जाएंगे तो वहीं, मगर कैदी बनकर नहीं, जेलर बनकर। रिया और सुमन दोनों चौंक कर मीरा की तरफ देखती है। हैं? जेलर? पर मीरा, हम तो बहुएं हैं, हमारी तो कुंडली में ही जी माजी लिखा होता है। वही तो हमारी गलती है रिया, हम जी माजी करते हैं, इसीलिए वो हूं हाँ चल हट करती है। देख लिया ना अच्छाई का नतीजा। तूने रोमांस की कुर्बानी दी, सुमन ने खाने की, और मैंने अपनी इज्जत की। मिला क्या? ठेंगा। बात तो पति की है, पर क्या करें? अगर मैं अपनी सास को जवाब दूंगी तो मेरा राशन पानी बंद कर देगी। फिर तो मैं हवा खाकर जीऊंगी। मेरा मतलब है कि एक दिन मर ही जाऊंगी। अरे पगली, राशन वो बंद करती है ना। अब तू राशन ऐसा इस्तेमाल करेगी कि वो गिनते गिनते पागल हो जाएगी। मतलब? तू बस देखती जाना, तेरी कंजूस सास का इलाज मैं कैसे करती हूँ। और मेरी सास तो इतनी मीठी है कि जहर भी शरबत बोलकर पिला दे। ऐसी मीठी बोली वाली डाइन से कैसे बचूं मैं अब? तो तू भी उसे डायबिटीज दे दे। उसकी मीठी बातों का जवाब इतनी ज्यादा मिठास और चिंता से दे कि वो खुद कड़वी हो जाए और सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो सास बहू को तंग कर रही है या बहू सास को। तीनों एक दूसरे के करीब आती है। अब क्रांति की तेज हवाएं चलती हैं। आज से हम आदर्श बहू नहीं हैं, आज से हम आफत हैं। प्लान सिंपल है, जैसी सास वैसा दाव। जो जिसके लिए रोया है वो उसे उसी चीज के लिए रुलाएगा। सुमन, तू कांता बुआ की कंजूसी पर वार करेगी। रिया, तू गायत्री माँ की सेहत का ऐसा ख्याल रखेगी कि वो बीमार पड़ जाए। और मैं राजेश्वरी देवी की उस क्लास की धज्जियां उड़ाऊंगी जिसका उसे हमेशा घमंड है। जय हो। पर शुरुआत कैसे करें? जय हो, जय हो। आज शाम से, आज राजेश्वरी देवी की किटी पार्टी है। वहीं से होगा ऑपरेशन जहरीला बदला का श्री गणेश। बोलो हर हर महादेव। आज की शाम कुछ तो तगड़ा होने वाला था। राजेश्वरी देवी के आलीशान घर को सजाया गया था। महंगी क्रॉकरी निकाली गई थी। राजेश्वरी देवी भी एक बहुत ही महंगी सिल्क की साड़ी पहने इतरा रही थी और गले में था मोतियों का हार। उनकी सो कॉल्ड हाई सोसाइटी वाली लेडीज सोफे पर बैठी गपशप कर रही थी। अरे राजेश्वरी, तुम्हारी बहू नहीं दिख रही है? सुना है काफी पढ़ी लिखी है, जरा हमसे भी तो मिलवाओ, हम भी तो ज्ञान की दो बात सीख ले भाई। अरे हाँ, वो तो बस किताबों की कीड़ा है, अभी तैयार होने गई है। मैंने कहा है जरा सलीके से आना, मेरी किटी पार्टी है, स्टैंडर्ड का सवाल है। तभी सीढ़ियों से आवाज आती है, छम छम छम। सबकी नजरें सीढ़ियों पर जाती है और राजेश्वरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मीरा नीचे उतर रही थी, लेकिन उसने कोई डिजाइनर साड़ी नहीं पहनी थी। उसने पहनी थी एक चटक पीले और हरे रंग की भड़कीली साड़ी, जैसे शायद किसी नौटंकी से उठा कर लाई हो। बालों में ढेर सारा चमेली का तेल लगाकर 2 चोटियां बनाई थी और उस पर लाल रिबन बंधा था। और सबसे बड़ा झटका, उसने पैरों में हवाई चप्पल पहन रखी थी। बोले तो अब होगा सरेआम सत्यानाश। पाए लागी माँ जी, और नमस्ते चाची ताइयों, का हाल बा? ठीक बा कि नहीं? हमरी सास तुमको कुछ चटर पटर खिलावत रही कि नहीं? तुम बोलो नहीं तो मार दे गुद्दी में एक धन धनी सी। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। ये क्या है मीरा? ये क्या हुलिया बना रखा है? मतलब तूने कसम ही खा रखी है कि ए सासू, तेरी तो नाक कटाऊंगी नहीं बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। हाँ? मीरा राजेश्वरी की इसी चिढ़ का फायदा उठाकर सबके सामने राजेश्वरी के पैर छूते हुए जानबूझकर उसके पेडिक्योर वाले पैर पर चप्पल चढ़ा देती है। अरे माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि अपनी माँ की दी हुई वो साड़ी मत पहनना, तो मैंने सोचा अपनी परदादी की संदूक से ही निकाल लूं। एंटीक है ना, इसे कहते हैं विंटेज क्लास। क्यों मिसेस खन्ना, लागत रही कि ना ही एकदम हीरोइनी? मिसेस खन्ना अपनी हंसी दबाते हुए मुंह फेर लेती है। राजेश्वरी का चेहरा शर्म से लाल नहीं बैंगनी हो गया था। मीरा, अंदर जाओ अभी। अरे जी, अभी तो आई हूँ। आप लोग बैठो, मैं सबके लिए पकौड़े तल कर लाती हूँ, सरसों के तेल में।
महक पूरे ड्राइंग रूम में फैलेगी तो क्या ही माहौल बन जाएगा। आय हाय। मीरा मटकती हुई किचन की तरफ चली गई थी। पीछे छोड़ गई राजेश्वरी देवी का उतरा हुआ चेहरा और सहेलियों की कानाफूसी। आज इसने मेरी नाक नहीं काटी, पूरा चेहरा ही छील दिया। ये लड़की पागल हो गई है क्या? कांता बुआ अपनी चारपाई पर बैठी थी और सोच रही थी कि आज सब्जी में नमक कम डाला है तो कल सुबह की चाय में पत्ती कम कर देगी, बैलेंस हो जाएगा। तभी रसोई से छन 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 की आवाजें आने लगी और साथ में देसी घी की ऐसी खुशबू आई कि कांता बुआ की नाक के नथुने फड़कने लगे। अरे ओ सुमन, ये किस चीज की महक आ रही है? क्या जला रही है रसोई में? कांता भागकर रसोई में जाती है और जो देखती है उसे तो हार्ट अटैक आते आते बचा। सुमन कढ़ाई में हलवा बना रही थी और वो भी पानी वाला नहीं, शुद्ध देसी घी वाला। घी इतना ज्यादा था कि हलवा उसमें तैर रहा था। हाय रे मैया, ये क्या अनर्थ कर दिया? ये घी, ये मेरा 500 रुपए किलो वाला घी। सुमन, तूने क्या डकैती डाल दी? अरे माँ जी, वो आपके बेटे को ना कल रात सपने में भगवान जी आए थे, कह रहे थे कांता का घर अन्न धन से भरा रहे, तो मैंने सोचा शगुन का हलवा बना लूं। शगुन का हलवा? अरे मेरे घर का दिवाला निकाल दिया तूने। इतना घी तो हम साल भर में नहीं खाते। रख इसे वापस, निचोड़ इसे। अरे माँ जी, अब तो इसमें चीनी भी पड़ गई और ड्राई फ्रूट्स भी। अब ये सब वापस कैसे रखूं? और सुनिए, थोड़ा ज्यादा ही बन गया है, अब मोहल्ले में बांटना भी पड़ेगा वरना पाप लगेगा। हाय रे, मेरे काजू मेरा घी मोहल्ले में बांटेगी? मेरी छाती पर मूंग डाल दे इससे अच्छा। सुमन ने एक कटोरी में हलवा निकाला और कांता बुआ के मुंह के पास ले गई। लीजिए माँ जी, चखिए, एकदम मलाईदार है, खाइए खाइए। पैसा तो हाथ का मैल है, घी पेट का मैल है। कांता बुआ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उनका महीनों का बजट उस कढ़ाई में उबल रहा था और सुमन ने सबको जब हलवा खिलाया तो कांता के प्राण लगभग निकल ही गए थे। इन दो बहुओं ने तो कमाल कर दिया था। अब बारी थी तीसरी बहू की। गायत्री अपने कमरे में मजे से टीवी देख रही थी। तभी रिया हाथ में एक बड़ी सी थाली लेकर आती है जिसमें तरह तरह के तेल, बाम और एक कड़वा काढ़ा रखा था। अरे रिया बेटा, ये सब क्या है? माँ जी, आकाश ने बताया कि आपको बुढ़ापे की वजह से जोड़ों में दर्द और नींद न आने की बीमारी हो गई है। हैं? मैंने कब कहा? मैं तो भली चंगी हूँ। अरे माँ जी, आप हम बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती ना, इसलिए छुपा रही है ना, मैं समझती हूँ। पर मैं कैसी बहू हुई अगर अपनी सास की सेवा ना करूं? आकाश ने कहा, रिया, माँ का ख्याल रखना। अब देखिए, आप मुझे अपना फर्ज अदा करने दीजिए। रिया ने गायत्री के पैरों पर इतना ढेर सारा बाम मल दिया कि गायत्री की त्वचा जलने लगी। अरे बस बस बेटा, जल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। ये मीठा दर्द है माँ जी, इससे ही आराम मिलेगा। और ये लीजिए, करेले और नीम का काढ़ा, इसे पीकर सोएंगी तो सुबह एकदम जवान महसूस करेंगी। मना मत करना, हर चीज में मेरी गहरी भावना जो छुपी हुई है। छी, ये मैं नहीं पीऊंगी। रिया, मुझे नींद आ रही है, हो गया बस, जाओ तुम। आप नहीं पियेंगी मतलब आप मेरी सेवा नहीं लेंगी? आकाश को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा कि माँ जी ने मेरी बनाई दवाई फेंक दी। पीजिए ना माँ जी, प्लीज मेरे लिए। गायत्री को मजबूरी में वो कड़वा घूंट भरना पड़ा। उसका पूरा मुंह कड़वा हो गया था, वो खांसने लगी। कैसी लगी मीठी छुरी की कड़वी दवाई? अब आएगा मजा तो। अब आप सो जाइए माँ जी, कल सुबह 4 बजे उठकर हम लोग योग भी करेंगे। आपकी सेहत अब मेरा प्रोजेक्ट है। गुड नाइट। रिया लाइट बंद करके चली जाती है और गायत्री अंधेरे में अपना कड़वा मुंह और जलते हुए पैर लेकर बैठी रहती है। ये भोली सूरत आज यमराज बनकर क्यों आई थी? कुछ तो गड़बड़ है। शांति नगर के तीनों घरों में आज रात के तारे अलग ही चमक रहे थे। राजेश्वरी की इज्जत का कचरा हो चुका था और कांता का बजट घी में तल चुका था और गायत्री की नींद हराम हो चुकी थी। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या ये सांसें चुप बैठेगी या होगा कोई डबल धमाका? जानने के लिए देखिए काका टीवी पर 3 बहू 3 सास का जहरीला बदला, भाग 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले दिन ही सुबह सुबह तीनों सासें जो अब तक अपनी अपनी सत्ता के नशे में चूर थी, आज टूटी हुई अकड़ के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। राजेश्वरी के चेहरे पर कल वाली बेइज्जती का गुस्सा था। कांता बुआ का चेहरा उतरा हुआ था जैसे किसी ने उनकी किडनी मांग ली हो और गायत्री मां लंगड़ाते हुए चल रही थी। बहू रिया ने मालिश की आड़ में हाथ जो साफ कर लिया था, नहीं, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। कल उस गवार मीरा ने मेरी सोसाइटी के सामने मुझे जो जलील किया ना, ये सोच सोच कर पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। अरे तुम्हारी तो सिर्फ नाक कटी है,
मेरा तो खजाना लुट गया। वो डायन सुमन, कल उसने इतना घी बहाया कि मेरे कलेजे का ही तेल निकल गया। कहती है शगुन है। अरे शगुन के नाम पर डकैती डाल दी उसने, बर्बाद हो गई रे। ऐसे तो वो डायन पूरे महीने का राशन गप कर जाएगी, वो भी बिना डकार मारे। आहा, धीरे बोलो री कांता, मेरे सर में हथौड़े बज रहे हैं। मेरी बहू रिया जो देखने में गाय है गाय, पर सचमुच तो आय हाय मेरी कमर। उसके काम तो एकदम कसाई वाले ही है। कल रात सेवा के नाम पर ऐसा लेप लगाया कि मेरी खाल अभी तक जल रही है, और ऊपर से वो कड़वा काढ़ा। थू थू थू। ये सब अचानक कैसे हो गया? कल तक तो ये भीगी बिल्लियां थी, आज शेरनी कैसे बन गई? मुझे लगता है इन तीनों ने मिलकर कोई तो खिचड़ी पकाई है। तो अब हम क्या करें? उनकी पकाई ये खिचड़ी चखते रहें क्या? क्या हम लोग सास होकर भी अपनी बहुओं से डरकर बैठ जाएं? हाँ, धत तेरी, हम डरेंगे नहीं, वार करेंगे। और जानती हो हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? हमारे अपने बेटे। आज शाम को जब वो काम से आएंगे तो हम अपनी बहुओं की ऐसी शिकायत लगाएंगे कि बेटे उन्हें घर से निकालने की बात कर देंगे। माँ के आंसू ब्रह्मास्त्र होते हैं, ब्रह्मास्त्र। समझी मोड़ियों? तीनों सासों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक शैतानी हंसी हंसी। शाम का समय था और कांता बुआ के घर में एक्शन का इंतजार चल रहा था। कांता का बेटा रमेश थका हारा ऑफिस से आता है। कांता बुआ पहले से ही मुंह फुलाकर बैठी थी, तैयार थी कि आज सुमन की क्लास लगवाएगी ही लगवाएगी। ओह माँ, पानी देना जरा। अरे बेटा, पानी क्या, अब तो जहर पीने का मन कर रहा है। तेरी बीवी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कल उसने। तभी सुमन रसोई से बाहर आती है। हाथ में एक बड़ी थाली है जिसमें गर्मा गर्म पनीर कोफ्ता और मटर पुलाव था। खुशबू से रमेश की नाक फड़कने लगती है। अरे आप आ गए, हाथ धो लीजिए। माँ जी मुझे बता रही थी कि आपको ऑफिस में बहुत टेंशन रहती है, इसीलिए उन्होंने ही कहा था कि आज रमेश के लिए शाही खाना बनाना। दिल खोलकर खर्चा कर, मेरा बेटा भूखा नहीं रहना चाहिए। अब भला ऑफिस की थकान घर तक आए तो परिवार किस काम का? क्या माँ ने कहा? अरे ये सब मैंने कब कहा? मैंने तो कहा था कि। अरे माँ जी, कितना छुपाती हैं अपने प्यार को। देखो रमेश, माँ जी ने खुद अपनी तिजोरी से पैसे दिए और कहा जा सुमन, बेस्ट पनीर ला। है ना माँ जी? आप भी तो खाओ माँ जी, लो कोफ्ता। कांता तो बेचारी अपने कांपते हाथों में रखी उस कटोरी में लगा राशन का ही हिसाब लगाती रह गई। रमेश ने एक निवाला खाया और स्वाद के मारे उसकी आंखें बंद हो गई। वाह माँ, मान गया। तुम फालतू ही कंजूस बनने का नाटक करती हो। दिल तो तुम्हारा राजाओं वाला है। सुमन, कल से टिफिन में भी यही देना। बेचारी कांता बुआ की बोलती बंद हो गई, मगर वो मना करती तो बेटे की नजरों में गिर जाती और कंजूस कहलाती। सुमन ने मुस्कुराते हुए कांता बुआ को देखा। अब बोल के दिखा बुढ़िया, जैसी तेरी हरकतें हैं सच में तुझे जहर ही पी लेना चाहिए। अरे डायन, मेरे बेटे को अच्छा खिलाकर वश में करना चाह रही है। हाय रे मेरा राशन सब लुटा दिया इस चुड़ैल ने। गायत्री के घर में उसका बेटा आकाश सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा है। गायत्री लंगड़ाते हुए उसके पास जाती है, चेहरे पर दर्द का भाव है। अरे माँ, ये ऐसे क्यों चल रही है? बेटा आकाश, जरा मेरी बात सुनना। तेरी बीवी रिया ने कल। तभी रिया दौड़ते हुए आती है। उसके हाथ में ब्लड प्रेशर नापने की मशीन और एक चार्ट पेपर था। आकाश, तुम अभी तक काम कर रहे हो? माँ जी की हालत देखो, डॉक्टर ने साफ कहा है कि इन्हें भूलने की बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ये दर्द में है लेकिन बताती नहीं है। ऐसी भी क्या हमारी इतनी फिक्र करना कि खुद के बारे में भूल ही जाती है। क्या माँ, तुम ठीक तो हो ना? अरे मैं ठीक हूँ, ये झूठ बोल रही है। मैं तो कह रही थी कि इसने मुझे। देखो आकाश, फिर से वही बात। माँ जी को लगता है कि मैं उन्हें तंग कर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि मरीज चिड़चिड़ा हो जाता है और बहू बेटे पर शक करता है। कल रात मैंने इनकी इतनी सेवा की, बाम लगाया, काढ़ा दिया, लेकिन इन्हें याद तक नहीं। रिया ने आकाश का हाथ पकड़ा और एकदम बेचारा लाल मुंह बना लिया। आकाश, आपको लगता है क्या कि मेरे रहते माँ जी को इस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा? नहीं, हमें माँ जी को कंप्लीट बेड रेस्ट देना होगा। इन्हें हिलने भी नहीं देना है। कमरे में बंद रखो, कोई टीवी नहीं, कोई बाहर जाना नहीं, सिर्फ शांति और उबला हुआ खाना। इससे जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम सही कह रही हो रिया। माँ प्लीज, अब आप एक शब्द नहीं बोलेंगी। चलो अंदर कमरे में चलो। रिया, तुम बाहर से कुंडी लगा देना ताकि माँ को कोई डिस्टर्ब ना करे। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे टीवी देखना है, मुझे बाहर जाना है। ये कैसी जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ? बोला ना ठीक हूँ। नहीं, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता।
तू बहरूपिया है, छोड़ मुझे। हे राम, देखा अपनी बीमारी कितनी बढ़ गई है, ये तो अब आपको भी भूलने लगी है जी। और ये देखकर आकाश और रिया ने पकड़कर उन्हें कमरे में डाल दिया। इसे कहते हैं क्वारंटाइन सासू माँ, अब आराम से दीवारों से बातें करो। और मैं चली अपने पति के साथ प्राइवेट टाइम बिताने। रिया की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। राजेश्वरी देवी के घर का माहौल सबसे ज्यादा गर्म था। मीरा का पति विक्रम सोफे पर बैठा था और राजेश्वरी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। विक्रम, उस लड़की ने मेरी नाक कटवा दी। किटी पार्टी में वो नौकरानियों जैसे कपड़े पहनकर आई थी। मेरी सहेलियां थू थू कर रही थी। मुझे ये बहू नहीं चाहिए, नहीं। विक्रम गुस्से में खड़ा हो जाता है। मीरा, बाहर आओ, ये माँ क्या कह रही है? मीरा कमरे से बाहर आती है, लेकिन आज वो देहाती नहीं लग रही थी। उसने एक बहुत ही सौम्य साड़ी पहनी थी और हाथ में पूजा की थाली थी। जी, आप बुला रहे थे? तुम कल माँ की पार्टी में क्या तमाशा करके आई हो? तमाशा? नहीं तो विक्रम जी, दरअसल परसों रात मुझे सपना आया था कि आपकी बिजनेस पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पंडित जी ने कहा कि अगर मैं अहंकार त्याग करके सबसे साधारण रूप में बड़ों का आशीर्वाद लूंगी और अपनी सास की सहेलियों को खुद पकौड़े खिलाऊंगी तो वो मुसीबत टल जाएगी। ये कहकर मीरा ने अपनी आंखों से एक आंसू भी टपका दिया। मैंने माँ जी की क्लास खराब की, मैं जानती हूँ, पर मेरे लिए आपकी बिजनेस और आपकी सुरक्षा से बढ़कर कोई क्लास नहीं है। अगर पति को बचाने के लिए मुझे गंवार बनना पड़े तो मैं 100 बार बनूंगी। माफ कर दीजिए माँ जी, आपकी किटी पार्टी खराब हुई, पर देखो आज विक्रम को वो बड़ा टेंडर मिल गया ना। अब ये कहानी सुनकर तो विक्रम का गुस्सा पिघलकर मोम हो गया। उसे लगा उसकी पत्नी सावित्री का दूसरा रूप है। मीरा, तुम मेरे लिए इतना सोचती हो, और माँ आप अपनी किटी पार्टी के लिए मीरा को डांट रही थी। इसने तो मेरे लिए मन्नत मांगी थी। आपको तो गर्व होना चाहिए ऐसी बहू पर। अरे पर ये झूठ बोल रही है, कोई मन्नत नहीं थी, सब जानबूझकर। बस माँ, अब और नहीं। आपको मीरा पसंद नहीं है, मानता हूं, मगर इसके इतना भी नहीं पीछे बढ़ना चाहिए। मीरा, जाओ, तुम आराम करो। मीरा ने जाते जाते राजेश्वरी को देखा और एक हल्की सी फ्लाइंग किस दी। रात में तीनों बहुएं अपने अपने पतियों को सुलाकर छत पर मिलती है। ओ यस, मिशन हस्बैंड हैक सक्सेसफुल। अरे मेरी सास तो सदमे में है, बेटा उसके हाथ से निकल गया और खाना मेरे हाथ पे आ गया। और मेरी सास बेचारी बेड रेस्ट पर है। अब उसे पता चला कि 4 दीवारी में कैद होना किसे कहते हैं। लेकिन सावधान दोस्तों, ये शांति तूफान से पहले की है। ये सासें हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। अब वो कुछ बहुत गंदा खेल खेलेंगी। क्या खेलेंगी? मैं सबकी सास को किटी के समय से जानती हूँ। शायद अब वो सीधे हमारे चरित्र पर वार कर सकती हैं, या फिर कोई तांत्रिक बाबा का चक्कर चलाएंगी। इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। रिया, सुमन और मीरा एक दूसरे का हाथ थामती है। हाँ, हम तैयार हैं। इस गोल लड्डू की कसम, इस सास को ना ढोल बना दिया तो रसोई में कभी कदम भी नहीं रखूंगी। मैं भी तैयार हूँ। हर हर महादेव। सास ने बेटों का पत्ता जब चला तो बहुओं ने उसे इक्का बनाकर जीत लिया। मगर अब सास लोग ले रही है सहारा तंत्र मंत्र और काला जादू का। क्या बहुएं इन ढोंगी बाबाओं का भी बैंड बजाएंगी या फंस जाएंगी किसी माया जाल में? जानने के लिए देखते रहिए काका टीवी। 3 बहू 3 सास का जहरीला बदला, भाग 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उस रात तीनों बहुएं अपनी अपनी सास की चाल का सामना करने का संकल्प तो कर लेती हैं, मगर वो जानती नहीं थी कि उनकी सास अपनी हार देखकर अब बौखलाकर कुछ भी कर सकती है। समझ रहे ना आप सब? कुछ भी का मतलब कुछ भी। अगली सुबह होती है। कॉलोनी में सन्नाटा तो है, पर अंदर ही अंदर वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी भी चल रही है। सास गैंग को लग रहा है कि वो इस चाल के बाद जीत जाएंगी, और बहुएं, खैर वो तो ऑस्कर लेवल की एक्टिंग की रिहर्सल कर रही थी। कांता बुआ की छत पर तीनों सास की सीक्रेट पंचायत चालू थी। धूप भयंकर तेज थी, मगर सासों के चेहरे उससे ज्यादा तपे हुए हैं। अरे फूट गए मेरे करम। सोचा था बहू आएगी तो पैर दबाएगी, यहाँ तो वो मेरा गला दबाने को तैयार बैठी है। कल उसने इतना हलवा बनाया और जी खोलकर बांटा भी। इतना हलवा बांटा कि मोहल्ले के कुत्ते भी अब मुझे देखकर पूंछ हिलाते हैं। कुत्तों की छोड़ो कांता, मेरी हालत देख। उस मीरा ने मुझे अपनी पार्टी में कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी सहेलियां पूछ रही थी, राजेश्वरी तेरी बहू तो सती सावित्री निकली, तू ही विलन है क्या? बताओ, मैं विलन लग रही हूँ? 2 चोटियों में आई थी कल मुही और बहाना लगा दी पूजा पाठ का धुर्त कहीं की। तुम दोनों की तो सिर्फ इज्जत और पैसे गए हैं, मेरी तो आजादी गई है बहनों। वो रिया, उफ, मुझे पलंग से भी उतरने नहीं देती। कहती है, अरे माँ जी हिलिए मत, हड्डी चटक जाएगी। अरे मेरी हड्डी नहीं बल्कि दिमाग चटक गया। अब बस बहुत हुआ,
अब सीधी बात से काम नहीं चलेगा, अब होगी टेढ़ी बात। मैंने बुला लिया है बाबा भोकाल को। ये कौन है अब? अरे टॉप क्लास का फ्रॉड, मेरा मतलब सिद्ध तांत्रिक है। वो ऐसा नाटक रचेगा कि हमारे बेटे मान लेंगे कि इन बहुओं पर किसी चुड़ैल का साया है, और फिर वही होगा जो हम चाहेंगी, मतलब मचेगा भोकाल ही भोकाल। तीनों के चेहरे पर वो वाली मुस्कान थी जो हिंदी सीरियल की वैम्प के चेहरे पर ब्रेक से पहले आती है। शाम का वक्त था। तीनों घर के बाहर वाले बरामदे में भयंकर धुआं उड़ाया जा रहा था। तभी एंट्री होती है बाबा भोकाल की। बाबा भोकाल लाल कपड़े पहने, गले में नींबू और हड्डी की माला लटकाए, चिमटा बजाते हुए आगे बढ़ रहा था। अलख निरंजन, सब गड़बड़ है। यहाँ की हवा में वायरस नहीं, बगावत है। बचो बचो बेटा, तुम सब पर कोई खतरनाक साया घूम रहा है। वो देखो, तुम्हारे आसपास ही है। देखो, मैं देख सकता हूँ। तीनों पति विक्रम, रमेश, आकाश बाबा के आगे हाथ जोड़े खड़े हो गए थे। बेचारे बहुत डरे हुए लग रहे थे। बाबा जी देखिए ना, मेरे घर को क्या हो गया है। मेरी बहू सुमन को खाने की ऐसी लत लगी है कि जैसे पिछले जन्म की भूखी हो। घर में राशन टिकता ही नहीं। माँ, ये राशन भी कोई चिंता की बात है? इसके लिए तो बाबा को बिल्कुल चिंता की बात है बेटा। जब घर का राशन खत्म होने लगे तो मान लो कि घर में कोई बड़ा साया है जो सब निगल रहा है। और बाबा झूठ मूठ का धुआं उड़ाने लगता है। ओम भट स्वाहा, मुझे सब दिख रहा है। तेरी बहू पर कुंभकर्ण की मौसी का साया है। हैं? कुंभकर्ण की मौसी? ये कौन है बाबा? बहुत खतरनाक आत्मा है बेटा। ये घर का राशन खा जाएगी और तुझे सड़क पर ले आएगी। इसका एक ही इलाज है, अगले 7 दिन तक बहू को सिर्फ एक वक्त की रूखी रोटी और पानी देना। अगर इसने घी या मसाले को हाथ भी लगाया तो तेरा बिजनेस ठप। रमेश डर के मारे कांप गया। सुमन पीछे खड़ी कांता को घूर रही थी। ये तो सारी चाल ही अब उल्टी पड़ गई थी। अब बहुएं क्या बहाना लगा सकती थी? ये बाबा तो उन्हीं को पापी बताने पर तुल रहा था। और इस घर में ओम क्लीम, यहाँ तो साक्षात अहंकार की देवी बैठी है। विक्रम बेटा, तेरी बीवी जब तक मौन व्रत नहीं रखेगी और सास के पैर नहीं धोएगी, तब तक तेरी गाड़ी का टायर पंचर होता रहेगा। मेरा मतलब तेरी किस्मत खराब रहेगी, पंचर रहेगी। अगर ये सच है तो जैसा आप कहें। मीरा, आज के बाद खबरदार तुमने मुंह से कोई शब्द भी निकाला तो। और यहाँ ममता की दुश्मन है। ये बहू सास को बीमार देखना चाहती है। तो उपाय सुन उपाय। इसे जमीन पर सोना होगा और सास की 24 घंटे मालिश करनी होगी। तभी घर शुद्ध होगा, तभी होगा, वरना मातम ही मातम। नहीं, रिया समझदार है, वो माँ को बहुत मानती है, ऐसा ही करेगी। तीनों पति इस बाबा की कही सब बात मान रहे थे और सास के चेहरे पर विजय मुस्कान थी। इन तीनों बहुओं का चेहरा सफेद पड़ गया था। जो पति उनकी ओर थे, अब वो अंधविश्वास की ओर चले गए थे। देखा, इसे कहते हैं खींच कर दहली की चोट मारना। मच गया ना भोकाल ही भोकाल, है ना? आधी रात का समय था। तीनों बहुएं मीरा की छत पर मिलती हैं। कुंभकर्ण की मौसी, मेरी शक्ल मौसी जैसी लगती है क्या? और रमेश जी मान भी गए। अब मुझे भूखा मारेंगे ये लोग और मुझे जमीन पर सुलाएंगे। यार मेरी कमर अकड़ जाएगी। ये बाबा तो सब सासों से भी बड़ा ड्रामेबाज निकला। अरे रिलैक्स करो, इन सास लोगों ने बाबा बुलाया है ना, हम उस बाबा का भी बाप बुलाएंगे। मतलब कोई बड़ा तांत्रिक? नहीं बुद्धू, हम करेंगे ओवर एक्टिंग। बाबा ने कहा ना कि हम पर साया है, तो चलो कल रात हवन में उन्हें असली साये से मिलवाते हैं। मैं समझी नहीं। कल जब ढोंगी बाबा का मंत्र फूकेगा तो हम तीनों के अंदर भी नकली आत्माएं आ जाएंगी, और जब आत्मा बोलती है तो बाबा की भी बोलती बंद हो जाएगी। स्क्रिप्ट तैयार है, बस कल स्टेज पर आग लगानी है। अगली रात मोहल्ले के बीच हवन चल रहा था। तीनों सास, बहू, पति और मोहल्ले वाले सभी थे। हवन की आग जल चुकी थी। ओम चामुंडाय विच्चय, बहुओं के अंदर की बला बाहर आ। जैसे ही बाबा ने पानी फेंका, सुमन को अचानक झटका लगा और वो ऐसी हिली जैसे करंट लग गया हो। ये ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं ये सच में तो नहीं आ गई? कि कौन है तू?
पहचाना नहीं कांता, मैं तेरी परदादी सास हूँ। दादी सास, आप तो 20 साल पहले मर गई थी। हाँ, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि तूने मेरी अन्नपूर्णा जैसी बहू को भूखा रखा है। अरे कंजूस मक्खी चूस, जिस घर में बहू भूखी सोती है वहाँ मैं आग लगा देती हूँ, भस्म कर दूंगी। दादी जी शांत हो जाइए। चुप कांता, अभी कसम खा कि कल से बहू को बादाम वाला दूध और देसी घी का हलवा रोज खिलाएगी और तिजोरी की चाबी बहू को देगी, वरना मैं तुझे अपने साथ ऊपर ले जाऊंगी। रोज महीने में एक बार से काम नहीं चलेगा क्या? अच्छा ठीक है, बड़को मत, अब ले चाबी, बस मुझे छोड़ देना। तभी रिया ने बाल खोल दिए और अपनी गर्दन जितना हो सके घुमाने लगी। अब ये कौन है? मैं सच्चाई की देवी हूँ। क्यों री गायत्री, बड़ी बीमार बनती है? बेटा आकाश, तेरी माँ को कोई बीमारी नहीं है, ये तो तुझे उल्लू बना रही है। क्या? यकीन नहीं आता तो जा अभी इसके कमरे में गद्दे के नीचे देख, वहाँ बेसन के लड्डू का डब्बा छुपाया हुआ है। और सुन, इसके घुटनों में दर्द नहीं, इसके दिल में खोट है। अगर अभी इसने दौड़कर नहीं दिखाया तो मैं इसे यहीं भस्म कर दूंगी। माँ, क्या ये सच है? गायत्री की चोरी पकड़ी गई थी, वो डर के मारे खड़ी हो गई। अरे वो तो प्रसाद के लड्डू थे, भागो। गायत्री बिना दर्द दिखाए भागती है और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। अब बारी थी मीरा की। मीरा खड़ी हुई, उसने कोई चीख पुकार नहीं की, बस एक सन्नाटा छा गया। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और बाबा की तरफ बढ़ा दी। और तू ढोंगी बाबा? मैया, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो इन तीनों बुढ़ियों ने पैसे दिए थे, 5-5 हजार रुपए। क्या माँ, आपने पैसे दिए थे? तू औरतों को लड़ाता है, घर फाड़ता है, भाग जा यहाँ से, वरना ऐसा मारूंगी कि तेरी धोती यहीं खोल दूंगी। मीरा ने जलती लकड़ी हवा में घुमाई और फिर बाबा भोकाल ने जो दौड़ लगाई, उनका चिमटा वहीं गिर गया और वो चप्पल हाथ में लेकर भाग गया। बचाओ, ये बहुएं नहीं, सचमुच की डायने हैं। हवन की आग बुझ चुकी थी, सभी सास सिर झुकाए खड़ी थी। माँ, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। हाँ, आपने अंधविश्वास का सहारा लिया मीरा को नीचा दिखाने के लिए। माँ, दादी जी की आत्मा आई थी या नहीं पता नहीं, लेकिन ये सच है कि आप घर में जेलर की तरह बर्ताव करती हो। सुमन को खाना तक नहीं देती, शर्मानी चाहिए आपको। छी। और माँ, आप बीमारी का नाटक सिर्फ इसीलिए ताकि हम खुश न रह सके। तीनों सास चुप थी, उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। उनका ब्रह्मास्त्र बाबा भी फुस हो गया था और बेटों ने भी साइड बदल ली थी। देखिए, हमें से कोई देवी वेवी नहीं आई थी, हमने वही किया जो आपने किया, नाटक। फर्क बस इतना है कि आपका नाटक घर तोड़ने के लिए था और हमारा घर जोड़ने के लिए। माँ जी, अब हलवा खिलाओगी ना, या फिर से दादी सास को बुलाऊं? कांता बुआ ने घूर कर देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। तीनों पति अपनी पत्नियों के साथ जाकर खड़े हो गए। सासों का ग्रुप आज अकेला पड़ गया था। वो चुपचाप उठी और अपने अपने घरों में चली गई। लेकिन इस बार उनकी चाल में अब वो अकड़ नहीं थी। लीजिए, बाबा भोकाल तो हवा हो गए और सासों की पोल पट्टी खुल गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। सासें हारी है पर सुधरी है या नहीं, ये अभी पता नहीं। जानने के लिए देखिए 3 बहू 3 सास का जहरीला बदला, आखिरी भाग केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाबा भोकाल की पोल खुलने के बाद सास गैंग की भारी बेइज्जती हो चुकी है। बेटे अपनी पत्नियों के साथ खड़े थे। सासों के पास अब न सत्ता है न सम्मान। अब शुरू होता है असली ड्रामा, माफी मांगने का। दोस्तों, सास लोगों के लिए माफी मांगना नामुमकिन जैसा होता है, तो क्या नामुमकिन मुमकिन जैसा होगा? देखिए आगे। विक्रम डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। राजेश्वरी की विक्रम के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विक्रम बेटा, चाय? मीरा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चाय बाहर पी लूंगा। इतनी ही दबी आवाज में बोलना पड़े तो पहले ऐसी हरकतें करो ही मत ना। हाँ। विक्रम चला जाता है। राजेश्वरी का दिल कांच की तरह टूट जाता है। जिस बेटे ने आज तक माँ के हाथ की चाय के बिना आंख नहीं खोली, आज उसने माँ की तरफ देखा भी नहीं। उधर कांता ने देखा कि सुमन और रमेश आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। रमेश सुमन को अपने हाथ से पराठा खिला रहा है। हाय राम, मेरे घर में इतना घी बह रहा है और मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा। मुझे तो लगा था कि रमेश कहेगा, माँ तुम भी खा लो, लेकिन वो तो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे मैं डाइनिंग टेबल की कुर्सी हूँ, बेजान। और उधर गायत्री अपने कमरे में बैठी दीवार को घूर रही थी।
बाहर से रिया और आकाश की हंसी की आवाज आ रही थी। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने बीमारी का नाटक किया था ना, अब आकाश ने मुझे सच में मरीज समझ लिया और फिर वो मेरा झूठ भी पकड़ा गया। अब तो कोई मुझसे बोल भी नहीं रहा। उफ, ये अकेलापन तो जान ले लेगा। दोपहर में तीनों सास पार्क की उसी पुरानी बेंच पर मिलती है। आज उनमें पहली वाली अकड़ नहीं थी, उनके कंधे गिल्ट के बोझ से झुके हुए थे। अब और बर्दाश्त नहीं होता बहनों, मेरा स्टेटस जमीन पर आ गया है। घर की बाई भी मुझे ऐसे देख रही है जैसे कह रही हो, क्या मालकिन आपकी भी लंका लग गई। अरे इज्जत तो फिर भी कमाई जा सकती है, लेकिन ममता का क्या। मेरा रमेश जो बिना मेरे पानी तक नहीं पीता था, आज उसने मेरे सामने अपनी बीवी को महारानी बोलकर पुकारा, पराठा भी खिलाया, और मैं तो जैसे घर की पुरानी झाड़ू हो गई हूं। यही मेरा हाल है। गलती हमारी ही है। हमने सोचा कि बहुएं आ जाएगी तो बेटे बढ़ जाएंगे। हमने कब्जा करना चाहा, इसीलिए रिश्ता खो दिया। अगर हम प्यार से रहते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो अब क्या सन्यास ले ले, हिमालय चले जाएं? अरे नहीं, हिमालय जाकर क्या बर्फ खाएंगे? हम लड़ेंगे, लेकिन इस बार बहुओं से नहीं, अपने अहंकार से लड़ेंगे। हमें माफी मांगनी होगी। लेकिन वो मानेंगी? कल ही सबके सामने हमने उन्हें डायन बोला था। मानना तो पड़ेगा, और माफी ऐसी वैसी नहीं, ग्रैंड स्टाइल में। जैसी बहू वैसी माफी। चलो ऑपरेशन बहू मनाओ, शुरू करते हैं। कांता की बहू सुमन सोफे पर लेटी टीवी देख रही है और चिप्स खा रही है। तभी कांता घबराई सी दबे पांव आती है। उसके हाथ में एक बड़ी थाली थी। सुमन बेटिया। हाय मैया, माँ जी आप, और ये हाथ में क्या है? कहीं फिर से कोई टोटका तो नहीं? देखिए मेरे ऊपर अब कोई दादी सास नहीं आने वाली। मैंने चिप्स खा लिया है, आत्मा का पेट भरा है, और भगवान के लिए अब मुझे तंग करना बंद कर दो। रूखी सूखी खिलाकर पेट नहीं भरा तो अब ताने भी खिलाने आ गई। अरे नहीं मेरी बच्ची, टोटके नहीं, मैं तो खास तोहफा लाई हूं। देख तो, वो भी अपने हाथ से बनाकर। कांता थाली आगे करती है। उसमें गाजर का हलवा था जिस पर काजू बादाम की बारिश थी, और साइड में घर की तिजोरी की चाबियों का गुच्छा भी रखा था। माँ जी ये कौन सी चाल है, और ये हलवा असली है? कहीं इसमें जमाल गोटा तो नहीं, या फिर सीधे जहर? ये चाबियां, ये तो आपकी किडनी से भी ज्यादा कीमती थी ना? तो फिर? हाँ बेटा, कल रात मुझे समझ आया कि पैसा और घी तो बाजार में मिल जाता है, लेकिन बुढ़ापे में पानी पिलाने वाली बहू बाजार में नहीं मिलती। मैं डरती थी कि तू आकर सब कुछ लुटा देगी, पर तूने तो मुझे अपने प्यार से अमीर बना दिया। मुझे माफ कर देना बहू। कांता का गला भर आया। उन्होंने कांपते हाथों से चाबी उठाई और सुमन की हथेली पर रख दी। ले संभाल अपनी गृहस्थी। आज से तू होम मिनिस्टर और मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ। बस शाम को चाय के साथ 2 बिस्कुट दे देना, गिने हुए नहीं, मांग कर खा लूंगी। माँ जी आपने तो रुला दिया। वैसे ये चाबी असली वाली है ना, या डुप्लीकेट बनवाकर असली वाली अभी भी कमर में खोसी है? धत पगली, असली है। ये हलवा खा ले, ठंडा हो रहा है। सुमन ने कांता को गले लगा लिया। कांता बुआ को लगा जैसे बरसों बाद उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। शाम का समय था। रिया बालकनी में खड़ी फोन पर बात कर रही थी। तभी पीछे से तेज संगीत बजने लगता है। बधाई हो बधाई। रिया पीछे मुड़ती है और उसकी आंखें फटी रह जाती है। गायत्री माँ जो कल तक लंगड़ाकर चल रही थी, आज लिविंग रूम में भंगड़ा कर रही थी। माँ जी क्या हुआ, करंट लगा है क्या? रुकिए मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। अरे एम्बुलेंस नहीं, डीजे बुला, डीजे। देख रिया, तेरे बाम और काढ़े ने चमत्कार कर दिया। मेरे घुटने एकदम नए हो गए। गायत्री ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे भी नचाने लगी। माँ जी आप ठीक है ना? बुखार तो नहीं है? बुखार था बेटा, जलन का बुखार। मुझे लगता था कि तू आई है तो मेरा बेटा छिन जाएगा, इसीलिए मैं बीमार बनकर उसका ध्यान खींचती थी। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं उसकी बीवी का हक मार रही हूं। गायत्री ने अपने पास से 2 लिफाफे निकाले। ये ले मेरी ओर से, ये हनीमून पैकेज के टिकट है। तुम दोनों की शादी को 1 साल हो गया, पर मेरी वजह से कहीं जा नहीं पाए। अब जाओ, मनाली शिमला जहां जाना है जाओ, और मेरी चिंता मत करना, मैं अपनी किटी पार्टी में बिजी रह लूंगी। माँ जी आप सच में? माफ कर देना बेटिया, तू छोटी है, माफ कर देगी तो बड़ी ही होगी। रिया खुश होकर गायत्री के गले लग गई और उसे माफ कर दिया। तुम तो बड़ी कूल निकली सासू माँ। अब बारी थी राजेश्वरी के पश्चाताप की। रात का समय था। मीरा अपने कमरे में फाइल देख रही थी। विक्रम अभी तक नहीं आया था कि तभी दरवाजे पर नॉक होती है। कौन? राजेश्वरी अंदर आती है। आज उसने पहली बार अपनी भारी बनारसी साड़ी नहीं
बल्कि एक बहुत ही साधारण कॉटन की साड़ी पहनी थी और हाथ में मीरा की डिग्रियों की फाइल लिए थी। माँ जी, ये मेरी फाइल आपके पास क्या कर रही है? जब तुम्हारी शादी हुई थी तो मैंने ये फाइल छुपा दी थी। मुझे लगा था कि अगर बहू मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो मेरी चौधराहट नहीं चलने देगी। मैंने तुम्हारी पढ़ाई को कचरा समझा था बहू, माफ कर देना। राजेश्वरी आगे बढ़ी और फाइल मीरा के टेबल पर आराम से रख दी। लेकिन कल जब तुमने जो कुछ भी कहा तब मुझे समझ आया कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री में नहीं होती, संस्कारों में होती है। तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो मीरा। मैंने अपनी क्लास बचाने के चक्कर में अपना परिवार दांव पर लगा दिया। अब राजेश्वरी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। क्या तुम अपनी इस अनपढ़ सास को माफ करोगी? मैं वादा करती हूँ अब मैं राजेश्वरी देवी नहीं, सिर्फ विक्रम और मीरा की माँ बनकर रहूंगी। और हाँ, कल की किटी पार्टी में तुम अपनी वही सिंपल साड़ी ही पहनकर आना। मैं गर्व से कहूंगी कि ये मेरी बहू है जिसने मेरा घमंड तोड़ा और मुझे इंसान बनाया। मीरा का दिल भी पिघल गया था। उसने आगे बढ़कर राजेश्वरी के आंसू पोंछे। माँ जी, मैंने भी जानबूझकर वो अजीब लुक लिया था, वैसे मैं दोबारा नहीं करूंगी। पर हाँ, कल की पार्टी में मैं आपके साथ चलूंगी, आपकी ही पसंद की साड़ी पहनकर। क्योंकि क्लास कपड़ों से नहीं, साथ रहने से आती है। दोनों सास बहू गले मिले। बाहर खड़ा विक्रम ये सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। और फिर रात में तीनों परिवारों ने अपनी छत पर एक भरत मिलाप भोज रखा है, जहाँ इस बार ना नफरत थी, ना कंजूसी, ना ही जलन, बस प्यार था। तीनों सास, तीनों बहुएं और तीनों पति एक बड़ी सी मेज के चारों ओर बैठे हुए थे। भाई, खाना चेक कर लेना, कहीं फिर से कोई सच्चाई उगलवाने वाली दवा तो नहीं मिला दी। नहीं विक्रम, आज खाने में सिर्फ प्यार है और थोड़ा सा कांता बुआ का एक्स्ट्रा घी डला है। और सुनिए, अब हम 3 बहुओं ने एक नया नियम बनाया है। सब चुप हो गए। सब सास लोगों की धड़कनें भी बढ़ गई। क्या नियम? नियम ये है कि हफ्ते में एक दिन सास डे होगा। उस दिन किचन की छुट्टी, काम की छुट्टी। हम तीनों बहुएं आप तीनों सास को घुमाने ले जाएंगी, मूवी दिखाएंगी और स्ट्रीट फूड भी खिलाएंगी। हाय, सच में? गोलगप्पे भी? हाँ, लेकिन शर्त यह है कि गोलगप्पे के पैसे आप देंगी। सब ठहाका मारकर हंस पड़े। अब बस खुशी का ही माहौल था। बहू, तुमने हमें माफ करके बहुत बड़ापन दिखाया है। हम वादा करते हैं अब हम सास कम और माँ ज्यादा बनेंगी। और हम वादा करते हैं कि हम बहू कम और दोस्त ज्यादा बनेंगी। तीनों बहुएं अपनी सास की खूब लाड़ लड़ाती है और गले लगते हुए कहानी का सुखद अंत होता है। तो देखा आपने, शांति नगर में आखिरकार शांति आ ही गई, वो भी बिना किसी पुलिस या कोर्ट के। बस थोड़ी सी समझदारी और ढेर सारे प्यार की जरूरत थी। सास और बहू का रिश्ता दुनिया का सबसे खट्टा मीठा रिश्ता होता है। अगर इसमें अहंकार का जहर ना घोला जाए तो ये शहद से भी मीठा हो सकता है। और हाँ, सुना है वो ढोंगी बाबा भोकाल आजकल किसी और कॉलोनी में पिट रहे हैं। इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ खत्म होती है। ऐसी ही चटकारे भरी कहानियों के लिए देखते रहिए काका टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।